जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ माइनर 3 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को और उसके उत्तरों को, जो आपके सेमेस्टर 5 का होने वाला है। मिस कह सकते हैं दोस्त कि आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र 1 घंटे की वीडियो में हम लोग पूरे माइनर 3 पॉलिटिकल साइंस को खत्म करने वाले हैं और लास्ट आपका एग्जामिनेशन माइनर पेपर का बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना है और इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं पहले क्वेश्चन का दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण क्या है तथा इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। यही क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के आपको ऐसे पूछ सकता है कि भूमंडलीकरण की परिभाषा दीजिए अथवा इसके विभिन्न दृष्टिकोण का विस्तार से व्याख्या करिए, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। और यही क्वेश्चन आपको घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए एवं इसके विभिन्न दृष्टिकोण को विस्तार से बताइए। ठीक है, देखिए क्योंकि वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण का मतलब एक ही होता है। किसका मतलब, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको भूमंडलीकरण दे दे या तो फिर वैश्वीकरण दे दे, आपको घबराना नहीं है, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है। तो पहले नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन में चाहे आपको कोई भी दे दे, भूमंडलीकरण चाहे वैश्वीकरण, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच में संबंध। राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO कहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है और क्या कार्य है उसके बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों मैं आपको कराऊंगा विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका पर प्रकाश डालें। विश्व बैंक क्या है और भूमंडलीकरण में इसकी क्या भूमिका है उसके बारे में बताइए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्वेश्चन आपका ऐसे है कि पर्यावरणीय मुद्दों का वैश्विक राजनीति पर प्रभाव क्या है। या तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की समीक्षा कीजिए। मैं सीधा समझिएगा कि पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों मैं आपको ये करवाऊंगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है, ये क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत में नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन को मैं अलग से एक वीडियो के अंतर्गत में करवा दूंगा। ठीक है, फिर लास्ट आपका क्वेश्चन आपको जो पढ़ के जाना है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको मात्र इतना ही प्रश्न पढ़ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्त, और जानते हैं कि आखिर भूमंडलीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है तथा इसके क्या क्या प्रमुख घटक हैं। तो आज का प्रश्न हमारा है भूमंडलीकरण क्या है। प्रश्न क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। यही प्रश्न आपको घुमा के इस प्रकार से दे सकता है कि वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। ठीक है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं पहले कि अगर बात किया जाए वैश्वीकरण का और भूमंडलीकरण का, तो दोनों एक ही शब्द है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण क्या है, दोनों एक ही शब्द है, लेकिन प्रश्न में जो है ना आपको वैश्वीकरण पूछेगा। क्या पूछेगा, वैश्वीकरण। ठीक है, तो चाहे वो भूमंडलीकरण दे चाहे वो वैश्वीकरण दे, आपको लिखना यही है ना, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बात किया जाए वैश्वीकरण का, किसका, वैश्वीकरण का, तो जब आप वैश्वीकरण को पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा कि वैश्वीकरण 2 शब्द से बना हुआ है। क्या क्या, तो वैश्विक मतलब विश्व और एकीकरण। ठीक है, मतलब विश्व को एक करने की प्रणाली ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। अब विश्व को एक कैसे किया जाए, तो व्यापार के जरिए, है ना, उद्योग के जरिए, शिक्षा के जरिए, है ना। तो जो भी प्रक्रिया है विश्व को एक करने का, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे एग्जामिनेशन में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और लिखेंगे इस प्रकार से दोस्तों कि वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। वैश्वीकरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। क्या क्या, वैश्विक और एकीकरण, है ना, जिसमें से वैश्विक का अर्थ होता है पूरा विश्व, दुनिया,
तथा एकीकरण का अर्थ होता है एक करना। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देखें तो कहा जाता है कि पूरे विश्व को एक करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि विश्व को एक करने की प्रणाली ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग लिखेंगे इसके परिभाषा, और कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया एकीकृत और परस्पर जुड़ी हुई है। क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से ही पूरी दुनिया जो है एक साथ जुड़ी हुई है, व्यापार कर रही है ना। अर्थात वैश्वीकरण का मतलब है देशों के बीच में व्यापार, देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है ये किसके कारण है, तो वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, देशों के बीच में जो संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, तकनीकी का आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, ये सबका रीजन क्या है, तो वैश्वीकरण। कहा जाता है कि यह जो है यह प्रक्रिया दुनिया भर को आपस में जोड़ती है। इस वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है, दुनिया भर को मतलब पूरा विश्व को जो है एक साथ जोड़ने का काम करती है। कौन सा, वैश्वीकरण। तो ये याद रखिएगा बस। ठीक है, यही कह रहा है कि दूसरे शब्दों में लोग कह सकते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग लोग और अलग अलग बाजार जो है ना एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और उनके बीच में वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं, विचारों, संस्कृति और तकनीकी का क्या होता है, आदान प्रदान बढ़ जाता है। क्या कह रहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करती है, पूरी दुनिया जो है समीप आ जाती है, नजदीक आ जाती है और उसके बीच में क्या होता है, वस्तुओं का, सेवाओं का, सूचनाओं का, विचारों का, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। उसे ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, पूरी दुनिया जो है एक साथ जुड़ जाती है। फिर आगे कहा गया है कि आज के समय में संचार, परिवहन और इंटरनेट जैसी तकनीकी ने वैश्वीकरण को और तेज कर दिया है। अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति किसी भी देश की जानकारी पा सकता है। क्या कह रहा है कि अब अगर हम लोग बात करें दुनिया की, तो दुनिया में कोई भी कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति जो है ना सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकता है। देश में जो जानकारी हो रही है, देश में समस्याएं हो रही है, उस सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकता है। उसके साथ साथ व्यापार कर सकता है और संस्कृति को जान सकता है। कहीं भी बैठ करके, दुनिया में कहीं भी बैठ करके सारी संस्कृतियों को जान सकता है, सारे व्यापार को भी जान सकता है। तो ये किसके कारण संभव हो पाया है, तो वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाया है। तो यहां तक हम लोगों ने दोस्तों वैश्वीकरण को समझ गया और भूमंडलीकरण को समझ गया कि आखिर भूमंडलीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न में हम लोगों को पूछा था कि वैश्वीकरण के प्रमुख घटक, या तो बताइए कि भूमंडलीकरण के प्रमुख घटक क्या क्या है ना। तो लिखना आपको इस प्रकार से है कि वैश्वीकरण के कई घटक होते हैं जो इसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। मुख्य रूप से ये 5 घटक माने जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके 5 घटकों को जानते हैं, है ना। तो वैश्वीकरण का जो प्रमुख पहला घटक है वो है आर्थिक घटक। क्या है, आर्थिक घटक। अब आर्थिक घटक में क्या क्या आता है, तो कह रहा है इसमें जो है ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार शामिल होता है, विदेशी निवेश शामिल होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार शामिल होता है और वैश्विक वित्तीय संस्थान जैसे कि IMF, विश्व बैंक की भूमिका शामिल है। किसमें, आर्थिक घटक में। ठीक है, कह रहा है कि अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, मुक्त व्यापार और विदेशी पूंजी प्रवाह जैसे पहलू जो है ना वो किसमें आते हैं, तो आर्थिक घटक में आते हैं। किसमें, आर्थिक घटक में। तो ये हमारा पहला घटक हो गया। अब अगर बात किया जाए इसके दूसरे घटक का, तो कहा जाता है इसका दूसरा घटक है राजनीतिक घटक। क्या है, राजनीतिक घटक। कहा गया कि देशों के बीच में आपसी समझौता, अगर देशों के बीच में कोई समझौता हो रहा है, कोई संगठन हो रहा है ना, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है, ठीक है, WTO कर रहा है ना, और वैश्विक शांति बनाए रखने का प्रयास जो करता है वो कौन करता है, राजनीतिक घटक के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में, राजनीतिक घटक के अंतर्गत में। ठीक है, कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नीतियों का निर्माण जिससे देशों के बीच में सहयोग और शांति बनी रहे, ये कौन काम करता है, तो राजनीतिक घटक जो है उसका कार्य करता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में शांति बना रहे। नेक्स्ट आपका है सांस्कृतिक घटक। क्या है, सांस्कृतिक घटक। अब सांस्कृतिक घटक का मतलब क्या होता है, तो कहा जाता है कि एक देश की संस्कृति, परंपराएं, भाषा,
खान पान और जीवन शैली का दूसरे देशों में फैलाव। मीन्स देखिए, सांस्कृतिक घटक का मतलब क्या होता है, जब हम लोग वैश्वीकरण करते हैं ना, तो हमारी संस्कृति जो है दूसरे देशों के पास जाती है, दूसरे देशों की संस्कृति जो हमारे पास आती है। तो वही प्रक्रिया जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति, परंपराएं, भाषा, खान पान और जीवन शैली जो है दूसरे देशों में फैलता है, इसको हम लोग सांस्कृतिक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक घटक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर बात करते हैं पिज्जा का, किसका? पिज्जा का। ठीक है, तो पिज्जा जो है इटली का है, ये इटली का फेमस है ना। लेकिन अब जो है इसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। किसको? पिज्जा को। ठीक है, वही अगर देखिए हम लोग भारतीय योग का, योगा मतलब जानते हो योगा, है ना, तो भारतीय योग को जो है आज पूरी दुनिया भर में अपनाया गया है। तो ये संभव हो पाया किसके कारण से? तो वैश्वीकरण के कारण से। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो आज हमारा भारतीय योग जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं होता, या तो फिर ये जो पिज्जा है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध नहीं हो पाता। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण जब दुनिया के संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, सभ्यता का आदान प्रदान हुआ, खान पान का आदान प्रदान हुआ, इसी कारण से जो है ये सब संभव हो पाया है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं इसके तकनीकी घटक को। क्या जानते हैं? इसके तकनीकी घटक को। ठीक है, देखिए इसके तकनीकी घटक की बात करें तो कहा जाता है कि इंटरनेट, मोबाइल, परिवहन के साधन और संचार तकनीकों का विकास, जिससे दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है ना। देखिए कह रहा है कि तकनीकी घटक में क्या क्या आता है, तो इंटरनेट का सुविधा, मोबाइल फोन, परिवहन का साधन और संचार का तकनीक। इसके कारण से क्या हुआ है, पूरी दुनिया जो है ना एक विलेज मतलब एक साथ जुड़ गई है। ठीक है, कोई भी कार्य होता है हम इंटरनेट के थ्रू से कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो घटक है ये किसके अंतर्गत में आता है? तकनीकी घटक के अंतर्गत में आता है। कह रहा है कि ऑनलाइन खरीदारी करना, सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान करना आदि जो है वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन खरीदारी हो रहा है, मीन्स ऑनलाइन से जुड़ी हुई जो भी चीजें, इंटरनेट से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, सभी लोग क्या कर रहा है, सभी चीजें जो है वैश्वीकरण को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। अब बातें आती है इसके पांचवें घटक का, जो है पर्यावरणीय घटक। अब पर्यावरणीय घटक में क्या आता है? कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट जैसे मुद्दे जो है अब सभी देशों के लिए क्या बन गई है? साझा समस्याएं बन गई है। ठीक है, देखिए देश विकास तो कर रहा है, पूरा विश्व विकास तो कर रहा है, लेकिन पर्यावरण को अनदेखा करते हुए पर्यावरण को लोग देख रेख नहीं कर रहा है। वही कह रहा है कि इन समस्याओं का समाधान भी वैश्विक सहयोग से ही संभव है। अगर पूरा विश्व सहयोग करेगा तभी इस पर्यावरणीय समस्या का समाधान हो सकता है। जैसा कि पेरिस जलवायु समझौता, जैसे कि पेरिस ने क्या किया था? जलवायु समझौता किया था। बिल्कुल सेम प्रकार से पूरे विश्व को जो है इसके लिए कार्य करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अग्रसर होना पड़ेगा, तभी जो है ये समस्या जो है इसका समाधान हो पाएगा, अन्यथा इसका समाधान होना असंभव है। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर वैश्वीकरण क्या है और इसके क्या क्या घटक होते हैं। अब बातें आती है इसके निष्कर्ष का, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। बस आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको इसका आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं सारे वीवीआई क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर बारी आती है निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे कि वैश्वीकरण ने दुनिया को करीब लाकर के नए अवसरों के द्वार खोले हैं, जैसे कि रोजगार के नए साधन, तकनीकी उन्नति, सांस्कृतिक आदान प्रदान। क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण एक ऐसा साधन है जिसने क्या किया है? दुनिया को एक मतलब नजदीक लाया है, और दुनिया को नजदीक ला करके नए नए अवसर दिए हैं दुनिया को, जैसे कि रोजगार के नए साधन दिया है, तकनीकी उन्नति दिया है और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी है, मतलब इसमें इससे कुछ समस्याएं भी है। समस्या क्या क्या है? तो स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव। मान लीजिए फ्लिपकार्ट बना है, अमेजोन बना है, तो इससे क्या है? लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, तो स्थानीय उद्योग जो है, स्थानीय जो व्यापार है वो क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा, है ना। सांस्कृतिक पहचान का खतरा हो जाएगा कि हमारा देश का सांस्कृतिक है वो दूसरे देश का अपनाया जाएगा, तो इस तरह आपका संस्कृति क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। फिर आर्थिक असमानता आ सकता है,
है ना। वही कह रहा है कि अगर सही तरीके से वैश्वीकरण का प्रबंधन किया जाए तो यह सभी देशों के विकास और मानवता के हित में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मीन्स वही कहा गया कि अगर वैश्वीकरण का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये जो है ना पूरे विश्व के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच संबंधों का विश्लेषण करें। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण जिसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं उसके बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बताना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको वैश्वीकरण के बारे में डिटेल से बताया था। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय संप्रभुता को, इसको राष्ट्रीय संप्रभुता को, और उसके बाद हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय संप्रभुता। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय संप्रभुता। आपको कोई पूछेगा कि राष्ट्रीय संप्रभुता किसको कहते हैं, है ना, तो आपको सीधा कहना है कि जब कोई देश अपना फैसला खुद लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता। कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा कि जब कोई देश अपने फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो, आजाद हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता। देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई देश अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र हो, जैसा कि अपनी सरकार चुनना, कानून बनाना, आर्थिक नीतियां तय करना, विदेश नीति बनाना, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता कहते हैं। ये चीज आप समझ गए कि राष्ट्रीय संप्रभुता किसको कहते हैं। अब कह रहा है कि इसका मतलब है कि देश बाहरी दबाव के बिना अपना निर्णय खुद लेता है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब ये समझिएगा कि कोई भी देश जो है ना बाहरी दबाव के बिना, मीन्स दूसरे देश के दबाव के बिना अपनी नीति और नियम क्या करता है, खुद से बनाता है और निर्णय खुद लेता है वो, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि भूमंडलीकरण किसको कहते हैं, वैश्वीकरण किसको कहते हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसके पहले बार मैंने आपको बताया था कि भूमंडलीकरण जहां भी है इसका मतलब समझिएगा कि विश्व को एक करने की बात हो रही है। वही कह रहा है कि जब दुनिया के देश आपस में मिलकर के व्यापार, तकनीकी, संस्कृति, शिक्षा, निवेश आदि के माध्यम से जुड़ जाते हैं, मीन्स एक हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जब विश्व को एक करने की बात हो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। कह रहा है कि इसमें देशों के बीच सीमाएं कमजोर हो जाती है। इसमें क्या होता है, देशों के बीच में सीमाएं जो है कमजोर हो जाती है और एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। कब, वैश्वीकरण के कारण, है ना। क्योंकि देखिए मान लीजिए भारत और रूस के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। किसके बीच में, भारत और रूस के बीच में व्यापार हो रहा है, ठीक है। तो रूस तो ये बात भली बात ही जानता है कि भारत मेरे साथ क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो जिस चीज का व्यापार कर रहा है वो सामान तो मुझे भेजेगा, है ना। इसलिए रूस जो है वो किस पे निर्भर है, भारत पर निर्भर है। वही कह रहा है कि इससे जो है ना एक दूसरे पर निर्भरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ था कि राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच में संबंध, कि राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भूमंडलीकरण और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच में संबंध जटिल है। जटिल मतलब समझते हैं, हाँ, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। कह रहा है कि भूमंडलीकरण ने देशों को एक दूसरे के निकट लाया है। मीन्स भूमंडलीकरण ने क्या किया, वैश्वीकरण ने क्या किया, देशों को एक साथ जोड़ा है। वहीं इसके साथ साथ राष्ट्रीय संप्रभुता को इसने क्या किया, चुनौती दिया है। किसने, तो भूमंडलीकरण ने। कह रहे हैं कि चलिए आइए हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं कि क्या और कैसे राष्ट्रीय संप्रभुता को भूमंडलीकरण ने चुनौती दिया है। तो पहला पॉइंट हमारा है, भूमंडलीकरण से संप्रभुता पर असर पड़ता है। मीन्स वैश्वीकरण जो है उससे क्या होता है, राष्ट्रीय संप्रभुता पर असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है, कह रहा है कि भूमंडलीकरण के कारण कोई भी देश जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के फैसला नहीं ले पाता है। क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण या तो भूमंडलीकरण के कारण जो है ना कोई भी देश जो है अपना फैसला स्वतंत्र होकर के नहीं ले पाता है। क्यों, तो देखिए उदाहरण यहाँ पे कहा गया कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने टैक्स करने पड़ सकते हैं या व्यापार के नियम ढीले करने पड़ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा देश है, भारत है, ठीक है, तो हम तो चाहेंगे कि विदेशी कंपनी क्या करे, यहाँ पे आकर के निवेश करे,
है ना। अब क्या हुआ कि विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए मैंने क्या कर दिया, अपने यहाँ पर टैक्स कम कर दिया, ठीक है, और अपने व्यापार के नियम कानून को बदल दिया। ठीक, अब मैंने जो है दूसरे कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने नियम और कानून को बदल दिया। इसका मतलब ये है कि हम जो है दूसरे के लिए जो है ना अपने नियम कानून को बदल रहे हैं, है ना। मतलब दूसरे के अनुसार से हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यही हुआ, भूमंडलीकरण से संप्रभुता पर असर पड़ रहा है। ठीक है, कि वैश्वीकरण ने क्या किया, हमारी आज़ादी को बांध के रख दिया है। ठीक है, वह कह रहा है ऐसे में देश अपनी नीतियां दूसरों के हिसाब से बदलता है। ऐसे में देश क्या करता है, नीतियां जो है ना, अपनी नीतियों को जो है, अपने नियमों को जो है दूसरे के हिसाब से बदलता है। इससे जो है ना संप्रभुता क्या होती है, प्रभावित होती है। फिर दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव। यहाँ क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। कैसे, कह रहा है कि WTO, जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, और IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, वो क्या करती है, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाएं देशों पर आर्थिक नीतियों के मामले में दबाव डालती है। ठीक है, और यह दबाव भी देशों की संप्रभुता को सीमित कर देता है। ठीक, ये क्या करता है, देश की जो आज़ादी है उसको ये सीमित कर देता है, कम कर देता है ना। इसलिए वैश्वीकरण जो है ना क्या करता है, देश को संकुचित कर देता है, उसको आगे बढ़ने देता नहीं है। मतलब वो खुद से निर्णय लेने के लिए उसको देता नहीं है। तीसरा कह रहा है सांस्कृतिक प्रभाव। कह रहा है कि भूमंडलीकरण से एक और जहां विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता है, वहीं यह स्थानीय परंपराओं और पहचान को चुनौती देता है। क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण जो है, हम लोग जानते हैं ये क्या करता है, विदेशी संस्कृति का प्रभाव जो है बढ़ाता है, वहीं पे स्थानीय परंपराओं का और पहचान को ये क्या करता है, चुनौती देता है। क्योंकि भूमंडलीकरण जो है, वैश्वीकरण क्या करता है, दूसरे देशों की परंपराओं यहाँ पे लागू करता है ना। यहाँ की जो स्थानीय परंपरा है उसको ये धीरे धीरे खत्म करते चला जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ का जो सांस्कृतिक संप्रभुता है उस पर असर पड़ता है। फिर चौथा कह रहा है कि इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या है, कह रहा है कि भूमंडलीकरण से देश को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का भी मौका मिलता है। क्या कह रहा है, भूमंडलीकरण से क्या क्या होता है, तो देश को जो है ना वैश्विक मंच पर, मतलब पूरे विश्व के मंच पर जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने का भी मौका मिलता है। इससे आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारा आर्थिक विकास होता है, तकनीकी प्रगति होता है, रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा देश मजबूत बनता है और अपनी नीतियों को मजबूती से लागू कर सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निर्भरता और स्वतंत्रता का द्वंद्व। कह रहा है कि भूमंडलीकरण देशों को एक दूसरे पर निर्भर बना देता है। भूमंडलीकरण क्या करता है, देशों को जो है एक दूसरे पर निर्भर बना देता है, और यह निर्भरता कभी कभी संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह जो निर्भरता क्या होती है, कभी कभी संप्रभुता में अपने से फैसला लेने के लिए जो है ना खतरा बना देता है ना। लेकिन अगर कोई देश मजबूत है तो वह अपनी शर्तों पर वैश्वीकरण का लाभ भी उठा सकता है। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर कोई देश जो है वो मजबूत है तो वो क्या कर सकता है, वैश्वीकरण का लाभ जो है आसानी से उठा सकता है। छठा कह रहा है कि रक्षा और सुरक्षा का नया आयाम। इस वैश्वीकरण के कारण क्या हुए, सीमाएं खुल गई है, इस पूरा विश्व जो है एकजुट हो गया है, जिससे आतंकवाद और अवैध व्यापार जैसे समस्याएं बढ़ी है। जिससे क्या बढ़ा है, आतंकवाद बढ़ा है और अवैध व्यापार जो है ना, ये सब समस्याएं बढ़ी है ना। और वैश्विक आतंकवाद, साइबर हमले और सीमा पर अपराध जैसी वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हो गया है। ठीक है, मीन्स देखिए, अपनी रक्षा के लिए आपको दूसरे की आवश्यकता होती है, दूसरे की सेनाओं की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कह रहा है इससे एक हद तक रक्षा संबंधी संप्रभुता पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, और विश्व व्यापार संगठन के बारे में, किसके बारे में, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर विश्व व्यापार संगठन है क्या। क्या समझना पड़ेगा कि विश्व व्यापार संगठन है क्या। ठीक है, तभी तो हम लोग विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और सिद्धांतों को समझेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का, किसका, विश्व व्यापार संगठन का, तो
विश्व व्यापार संगठन को WTO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WTO, जिसका विस्तार का नाम क्या है? हम इस बड़ा से अगर इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करें WTO का, तो इसको विस्तार से क्या कहा जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई पूछेगा आपको कि विश्व व्यापार संगठन को क्या कहते हैं? WTO कहते हैं। क्या कहते हैं? WTO कहते हैं, जिसका विस्तृत नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, लोग कहेंगे ठीक है, चलो हम जान गए कि विश्व व्यापार संगठन को WTO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WTO कहा जाता है, लेकिन हमको ये बताइए कि विश्व व्यापार संगठन हम कहते किसको हैं? ये तो पूछेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछेगा, है ना, कि विश्व व्यापार संगठन है क्या, है ना। तो आपको इस प्रकार से बताना है कि विभिन्न देशों के द्वारा, क्या बताना है? कि विभिन्न देशों के द्वारा बनाया गया वैसा संगठन जो व्यापार के संबंधित नियमों को बनाता है। किसका नियम बनाता है? व्यापार के लिए नियम को बनाता है तथा उसको पालन करवाता है, उसी को हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। हम इस कह सकते हैं वैसा संगठन जो व्यापार के संबंधित नियम को बनाता है और वो नियम को पालन करवाता है, उसी को हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहेंगे। क्या कहेंगे? विश्व व्यापार संगठन कहेंगे। ठीक है, आपको लिखना इस प्रकार से है। सबसे पहले लिखना उत्तर, आगे लिखना है विश्व व्यापार संगठन। क्या लिखना? विश्व व्यापार संगठन लिखना है कि विभिन्न देशों के द्वारा, क्या? विभिन्न देशों के द्वारा बनाया गया वैसा संगठन जो व्यापार से संबंधित नियमों को बनाता है। कौन सा नियम बनाता है? व्यापार से संबंधित नियम को बनाता है तथा इन नियमों का पालन जो है ना सदस्य देशों के द्वारा करवाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे आती है कि इसका स्थापना जो है 1995 ईस्वी में किया गया था। उसकी स्थापना जो है किसका? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो है 1995 ईस्वी में किया गया था। किसके जगह पे? गैट के जगह पे। किसके जगह पे? गैट के जगह पे। अब यहाँ पे बात आता है कि चलो ठीक है, हम तो ये समझ गए विश्व व्यापार संगठन क्या था, लेकिन यहाँ पे गैट का आ गया। गैट कौन सा वर्ड आ गया? गैट के बारे में तो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आपको आगे जो है ना गैट के बारे में भी विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर WTO के मीन्स विश्व व्यापार संगठन के निर्माण का कारण क्या है। अगर विश्व व्यापार के निर्माण के कारण को हम लोग समझ जाएंगे ना, तो हम लोग गैट भी समझ जाएंगे कि आखिर गैट क्या था। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो चुका था। क्या हो चुका था? पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका था, जिसको सुधारने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्रों के द्वारा जो है ना क्या किया गया? ब्रिटेन वुड्स नामक एक संस्था बनाया गया। कौन सा? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था बनाया गया, जिसमें से कुछ संस्था बनाए गए। ठीक है, जिसमें से आर्थिक संस्थाएं का निर्माण किया गया, जिसमें से IMF था, WB था, ITO था। क्या क्या था? IMF, WB और ITO। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब ITO बनाया गया, क्या बनाया गया? ITO बनाया गया मीन्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ बनाया गया। तो ये जो है ना कुछ दिनों के बाद इसको लगने लगा कि ये ठीक कार्य नहीं कर रहा है ना, तो इसके जगह पे गैट बना दिया गया, GATT। ठीक है, उसका इसी का नाम ITO का नाम बदल करके गैट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गैट कर दिया गया इसका नाम बदल करके। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद जो है ना इसको भी मतलब लोगों को लगने लगा, राष्ट्र के देशों को लगने लगा, विश्व के राष्ट्र के लोगों को लगने लगा कि ये भी जो है ना इसका सही नाम नहीं है। तो लास्ट में जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? WTO। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या क्या इसमें से कहा गया है ना। देखिए कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद विश्व का अर्थव्यवस्था जो वो चौपट हो चुका था। क्या हो चुका था? पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था जो वो चौपट हो चुका था, जिसको सुधारने हेतु अर्थात विश्व में शांति एवं व्यापारिक व्यवस्था बनाने के लिए अमेरिका के साथ साथ मित्र राष्ट्र के जितने भी देश थे, उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन वुड्स नामक एक संस्था बनाया। क्या बनाया? ब्रिटेन वुड्स नामक एक संस्था बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 3 आर्थिक संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें से पहला है आपका IMF, दूसरा है WB और तीसरा है ITO। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है ITO के बारे में। तो देखिए अब अगला पॉइंट पर कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम लोग जाने थे कि 1947 में 23 देशों ने मिल करके व्यापार संगठन ITO की स्थापना किया था। कब?
1947 में 23 देशों ने मिल करके क्या किया था, आईटीओ का स्थापना किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, आईटीओ का स्थापना होने के बाद, जिसके बाद 1948 में इसका नाम जो है ना बदल करके, मींस आईटीओ का जो नाम था वो बदल करके क्या कर दिया गया, गैट कर दिया गया, GAT कर दिया गया। ठीक है, गैट रख दिया गया। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां पे था, जेनेवा में। कहां पे, जेनेवा में था। ठीक है, अब क्या हुआ कि गैट, GATT कैट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व के देशों के मध्य सीमा शुल्क को समाप्त करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। मींस जो GATT गैट बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व का जो देश है, विश्व के देश के बीच में जो क्या हो रहा है, सीमा शुल्क लग रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड है ना, और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो इंग्लैंड क्या करता है, टैक्स मांगता है ना। तो इसका कार्य था, इस गैट का कार्य था कि इन दोनों के बीच में जो टैक्स हो रहा है उसको खत्म किया जाए, मतलब व्यापार के लिए टैक्स ना लिया जाए। ठीक है, ये इसका कार्य था। और मुक्त व्यापार करना, कहा गया था कि यहाँ ये और ये देश के बीच में क्या हो जाएगा, मुक्त व्यापार होगा। क्या होगा, मुक्त व्यापार होगा। ये किसका कार्य था, तो गैट का उद्देश्य था, है ना। परंतु क्या हुआ कि अंत में कहा गया कि गैट जो है ना सिर्फ एक अस्थायी समझौता का संग्रह था। ये क्या था, अस्थायी समझौता का संग्रह था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये मुख्य उद्देश्य पे कार्य कर पाया नहीं, जिसमें संस्थागत ढांचे का अभाव था। जिसमें क्या था, संस्थागत ढांचा है ही नहीं, किसमें, गैट में। इसलिए क्या हुआ कि 1995 में, कब, 1995 में इसका स्थान जो है ना WTO कर दिया गया, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, WTO कर दिया गया। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए कि कैसे इसका नाम ITO से बदल करके गैट किया गया था, और कैसे इसका नाम गैट से बदल करके WTO कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि चलो ठीक है, WTO बन गया, क्या बन गया, WTO बन गया, मींस विश्व व्यापार संगठन बन गया, है ना। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या था, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, तो देखिए कहा जाता है कि अभी के समय में अगर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन में कुल जो है ना 164 देश शामिल है। किसमें, विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 देश शामिल है। कहा जाता है कि विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करना, और संबंध स्थापित करना मीन्स कहा गया है कि अलग अलग देशों के बीच में जो है ना व्यापारिक मीन्स व्यापार करने के लिए संबंध स्थापित करना, ये किसका कार्य था, WTO का कार्य था। किसका, WTO का उद्देश्य था और कार्य था। ठीक, तीसरा जो है कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है, विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, जो विकसित देश है और जो अल्प विकसित देश है उनको क्या करेगा, प्रशिक्षण देता है, बताता है कि आपको कैसे व्यापार करना है ना। कौन बताता है, विश्व व्यापार संगठन, WTO। ठीक है, कहा गया कि यह कुछ नियम व शर्त बनाता है। WTO क्या करता है, कुछ नियम और शर्त भी बनाता है, मीन्स व्यापार करने के लिए कुछ नियम और शर्तों को भी बनाता है, जो विश्व व्यापार को बढ़ावा देने में कार्य करता है। जो क्या करता है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देता है। क्या करता है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि WTO का क्या उद्देश्य था। अब यहाँ पे बातें आती है कि WTO का कार्य, कि चलिए बताइए हमको कि WTO का क्या कार्य है। क्या पूछेगा, WTO का कार्य बताइए। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्थापित करना। कोई पूछेगा कि WTO का कार्य क्या है, तो WTO का पहला कार्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के देशों के बीच, मींस विश्व के जितने भी देश हैं उसके बीच में जो है ना अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्थापित करना। क्या करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्थापित करना। आप चाहोगे ना तो इसको बड़ा करके भी, जितना बड़ा चाहे उसको उतना बड़ा करके लिख सकते हो। ये आप पॉइंट बनाओगे, ठीक है, पॉइंट बना करके आप जैसे चाहोगे इसको बड़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट में कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, व्यापार संबंधी जो झगड़ा होता है देशों के बीच में उसको ये निपटाने का कार्य करता है। कौन, WTO। ठीक है, तीसरा में कहा जाता है कि व्यापार संबंधी सभी नियम और शर्त जो है ना WTO बनाता है। मीन्स व्यापार से रिलेटेड जितना भी शर्त है और नियम है ये कौन बनाता है, WTO बनाता है। मीन्स विश्व व्यापार संगठन ही बनाता है और उसमें उपस्थित सभी सदस्यों पर लागू करता है। उसमें क्या करता है, जितने भी सदस्य देश उसमें है शामिल उस सब पे वो क्या करता है, लागू करता है। कौन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अब देखिए कहा गया लास्ट में
कि विश्व व्यापार संगठन में बनाए गए सभी कानूनों की WTO जांच करता है। मीन्स कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन में जितने भी कानून बनाए जाते हैं उसका जांच कौन करता है? WTO करता है। कौन करता है? WTO करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन अंत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहने का अर्थ ये है BBMQ हिस्ट्री DSC 4 का फुल्ली तैयारी मैंने करवा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग फुल्ली तैयारी कर सकते हो। तो इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों तो मुझे पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल RK सेंटर। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न होने वाला है विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका पर प्रकाश डालें। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि विश्व बैंक जो है भूमंडलीकरण में मीन्स वैश्वीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाती है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर विश्व बैंक क्या है, क्योंकि भूमंडलीकरण के बारे में मीन्स वैश्वीकरण के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि भूमंडलीकरण का मतलब होता है विश्व को एक करना, है ना। विश्व को जोड़ना ही क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है और वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि आखिर विश्व बैंक किसको कहते हैं। तो वही मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे कि विश्व बैंक जो है ना एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। वित्तीय मतलब समझते हैं, जो पैसे की देख रेख करता है ना। तो वही कह रहा है विश्व बैंक जो है ना एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। कोई पूछेगा कि विश्व बैंक की स्थापना जो है वो कब किया गया था, तो 1944 में किया गया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के समय में। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य, ये जो संस्था बनाया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। विकासशील देश में समझते हैं जो विकास कर रहे हैं, है ना, उनको क्या करना? सहायता देना, हेल्प करना उनका, ताकि वे गरीबी से दूर हो सके और अपने देश का विकास कर सके। ठीक है, ये उद्देश्य है किसका? तो विश्व बैंक का, है ना। अब हमारा क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका, कि हमको बताइए कि विश्व बैंक जो है ना भूमंडलीकरण में किस प्रकार से भूमिका निभाती है, मीन्स वैश्वीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं विश्व बैंक का परिचय। मैंने आपको पहले बताया था कि यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। कौन? विश्व बैंक जो है एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य जो होता है विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना और गरीबी कम करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो विकासशील देश है, जो विकास कर रहे हैं, है ना, उनको सहायता प्रदान करना ताकि वे गरीबी से दूर हो सके। ठीक है, फिर कहा गया कि यह जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ना वाशिंगटन DC में है, जो अमेरिका में स्थित है। तो यहां तक हम लोगों ने यह समझा कि विश्व बैंक का क्या परिचय होता है। अब यहाँ पे कह रहा है विश्व बैंक के प्रमुख अंग। विश्व बैंक जो है ना इसका भी कुछ प्रमुख अंग है। जैसे हम लोग नाउन पढ़ते हैं तो नाउन का अंग होता है कि नहीं, काइंड्स होता है कि नहीं, बिल्कुल सेम विश्व बैंक का भी कुछ पार्ट्स है। तो कौन सा पार्ट है? तो पहला आपका है IBRD और दूसरा है IDA। तो IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसमें से पुनर्निर्माण और विकास के लिए ऋण दिया जाता है। मीन्स अगर आपको विकास करना, अपने देश का विकास करना है तो आपको क्या किया जाएगा? ऋण दिया जाएगा, मीन्स कर्ज दिया जाएगा। फिर दूसरा हमारा है IDA जिसका अर्थ होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और ये क्या करता है? तो गरीब देशों को जो है ना आसान शर्तों पर क्या करता है? ऋण और अनुदान देता है ना। गरीब देशों को क्या करता है? अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ऋण देता है, मीन्स कर्ज देता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे विश्व बैंक के मुख्य कार्य। क्या जानेंगे? विश्व बैंक के मुख्य कार्य कि आखिर विश्व बैंक जो है ना उसका मुख्य क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो पहला जो इसका मुख्य कार्य है वह है विकास के लिए वित्तीय सहायता देना। ये क्या करता है? किसी भी देश को जो है ना वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो देश विकास कर रहा है। कह रहा है कि सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए जो है ना ये क्या करता है? धन मुहैया करवाता है, पैसा उन लोगों को देता है कि आप क्या करें? ये सब सुविधाएं जो है वो प्रदान करें, है ना। दूसरा कह रहा है तकनीकी और परामर्श सहायता। ये क्या करता है? देशों को आर्थिक सुधार
नीति निर्माण और परियोजनाओं के संचालन में सलाह देता है। ये बताता है कि आपको किस प्रकार से नीतियों में सुधार करना, नियमों में सुधार करना है और किस प्रकार से नियम कानून चलाना है। ठीक है। तीसरा कह रहा है गरीबी हटाने में मददगार। ये एक ऐसा संस्था है जो गरीबी को कम करने के लिए क्या करता है, कई प्रकार के परियोजनाएं चलाता है, कई प्रकार के योजना ये चलाता है। चौथा कह रहा आर्थिक स्थिरता लाना। इसका कार्य चौथा क्या है, देशों को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करता है। ठीक है, मीन्स देश को गरीबी से हटाने का ये प्रयास करता है। तो ये जो है इसका कार्य रहा। अब हमारा प्रश्न जो था, मेन प्रश्न कि भूमंडलीकरण में विश्व बैंक की भूमिका, मीन्स वैश्वीकरण में विश्व बैंक की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम लोगों को बताइए। तो देखिए, भूमंडलीकरण में विश्व बैंक की पहली भूमिका है आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देना। क्या है, आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देना। अब आखिर आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि विश्व बैंक देशों को सलाह देता है कि वे क्या करें, अपने बाजारों को खोलें। विश्व बैंक क्या करता है, कई देशों को सलाह देता है, एडवाइस देता है कि आप क्या करें, अपने अपने देश में जो है ना बाजार चालू करें। ठीक है, और जब बाजार खुलते हैं तो विदेशी कंपनियां क्या करती है, वहां जाकर के निवेश करती है ना। और जब विदेशी कंपनियां वहां निवेश करती है तो इससे क्या होता है, वहां पे कैपिटल बढ़ता है, पूंजी बढ़ती है और तकनीकी उसके साथ साथ रोजगार के अवसर लोगों को मिलने लगते हैं। और इस प्रक्रिया से क्या होता है, देश जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है और वहां पे जो किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है आर्थिक उदारीकरण को ये बढ़ावा देता है। कौन, भूमंडलीकरण और विश्व बैंक। ठीक है। दूसरा कह रहा है निजीकरण को बढ़ावा देना। ये क्या करता है, निजीकरण को बढ़ावा देता है। निजीकरण को कैसे बढ़ावा देता है, कह रहा है कि कई विकासशील देशों में सार्वजनिक कंपनियां घाटे में होती है। कोई ऐसा विकासशील देश है जो विकास कर रहा है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, सार्वजनिक कंपनियां जो है, सरकारी कंपनियां जो है वो घाटे में होती है ना। उस समय विश्व बैंक क्या करता है, सरकारों को जो है ना ये सुझाव देता है कि वे क्या करें, इन कंपनियों को निजी कंपनियों को बेच दें। मतलब वो क्या करता है, वहाँ का विश्व बैंक क्या करता है, सरकारी कंपनियों को सुझाव देता है, एडवाइस देता है कि आप क्या करें, इन कंपनियों को जो है ना निजी में प्राइवेट कंपनियों को बेच दें। इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा ना तो सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगी। लोग क्या करेंगे, बढ़िया से मतलब जो गुड्स देंगे, जो सामान बेचेंगे वो क्या करेंगे, गुणवत्ता वाला बेचेंगे और कम कीमत पे बेचेंगे। मीन्स जब जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग गुणवत्ता में सुधार करेंगे। तीसरा कह रहा कि मुक्त बाजार नीति लागू करना। कह रहा मुक्त बाजार का मतलब है व्यापार पर सरकार का नियंत्रण कम हो। विश्व बैंक क्या करता है कि ऐसा नियम लागू करता है जिसके माध्यम से कहा जाता है कि मुक्त बाजार का वहां पे गठन होगा, अर्थात व्यापार पर जो है सरकार का नियंत्रण कम होगा, है ना। विश्व बैंक देश को टैक्स में छूट, आयात निर्यात में कम शुल्क जैसे कदम उठाने की सलाह देता है। विश्व बैंक क्या करता है, देश को कहता है कि आप टैक्स में छूट दें, है ना, आयात निर्यात में कम शुल्क लें। ठीक है, कह रहा इससे विदेशी वस्तुएं और सेवाएं देश में आसानी से आ सकती है तथा देश के उत्पाद भी विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि अगर इस प्रकार से प्रणाली चलेगी ना तो विदेशी वस्तुएं जो है हमारे देश में आ सकेगी और हमारी देश की वस्तुएं जो है विदेशों में जा सकेगा और इस प्रकार से जो है क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। और जब व्यापार बढ़ेगा तो हमारा देश जो क्या करेगा, विकास करेगा। फिर देखिए चौथा पॉइंट है हमारा है बुनियादी ढांचे का विकास। कह रहे हैं कि विश्व बैंक सड़क, पुल, बिजली, जलापूर्ति, स्कूल, अस्पताल जैसे परियोजनाओं के लिए फंड देता है। विश्व बैंक क्या करता है, जो बुनियादी ढांचे हैं, है ना, उसके लिए क्या करता है, ये फंड देता है, पैसे देता है। और जब आधारभूत ढांचा मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं। इससे वैश्विक व्यापार करना आसान हो जाता है। इससे क्या होता है, विश्व में व्यापार करना आसान हो जाता है। मीन्स अगर ये सारे चीज़ मजबूत रहता है, जैसे मान लो सड़क मजबूत है, पुल मजबूत है, स्कूल मजबूत है, सब कुछ मजबूत है ना, तो विदेशी कंपनियों का ध्यान इसके ऊपर आता है और विदेशी कंपनियां यहाँ पे क्या करती है, निवेश करती है। फिर देखिए पांचवा इसका भूमिका है नीति सुधार में मदद। ये क्या करता है, नियमों में भी सुधार करता है। कैसे, कह रहा विश्व बैंक देशों को उनकी आर्थिक नीतियों को सुधारने में मदद करता है। जैसा कि टैक्स सुधारता है, ये व्यापार के नियम सुधारता है, निवेश के लिए आसान माहौल बनाता है ना, ये सब कार्य करता है कौन, विश्व बैंक, है ना। कह रहा इन सुधारों से देश का कारोबारी माहौल बेहतर बनता है।
और ये सुधार से क्या होता है, देश का जो कारोबारी माहौल है ना वो बेहतर बनता है और वैश्विक कंपनियां, मीन्स विश्व की कंपनियां जो है निवेश के लिए आकर्षित होती है और यहाँ पे निवेश करती है। ठीक है, छठा हमारा है नवाचार और तकनीकी विकास में योगदान। इसका अर्थ यह है कि विश्व बैंक क्या करती है, देशों को जो है ना नई नई तकनीकें अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देता है। विश्व बैंक कहता है कि आप क्या करिए, नए नए तकनीक को अपनाइए, है ना। इसके लिए वो क्या करता है, पैसे भी देता है। कह रहा है इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इससे क्या होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ता है और देश जो है वैश्विक स्तर पे जो है प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, स्मार्ट कृषि, है ना, ये सब चीज का एडवाइस जो है ना कौन देता है, विश्व बैंक जो है देशों को देता है, जिसके माध्यम से वो देश जो है और भी तेजी से विकास कर पाता है। फिर सातवां हमारा जो है वो है वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। क्या है, वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। कह रहा है विश्व बैंक अमीर और गरीब देशों के बीच में साझेदारी बनाने में मदद करता है। विश्व बैंक क्या करता है, जो अमीर और गरीब देश है ना उसके बीच में साझेदारी बनाता है। इससे विकासशील देशों को फंडिंग, तकनीकी और विशेषज्ञता मिलती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो विकासशील देश है, जो विकास कर रहे देश है, ठीक है, उसको क्या क्या मिलता है, फंडिंग मिलता है, पैसा मिलता है ना, और तकनीकी विशेषता मिलता है। इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है सहयोग बढ़ता है और जब सहयोग बढ़ता है तो विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलता है। ठीक है, हम इस कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है इससे क्या होती है, मजबूत होती है। मान लीजिए अगर आपको जरूरत है, ठीक है, तो आपको मदद किया जा रहा है, दूसरे देश को जरूरत, दूसरे देश को मदद किया जा रहा है, तो इस प्रकार से क्या होता है, विश्व की अर्थव्यवस्था जो है ना वो मजबूत होती है। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समझ गया। अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीवीआई प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि विश्व बैंक भूमंडलीकरण का एक प्रमुख स्तंभ है। विश्व बैंक क्या है, तो वैश्वीकरण का एक प्रमुख अंग है। यह विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें वैश्विक बाजार का हिस्सा बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, तो जो विकासशील देश हैं उसको आर्थिक सहायता देता है और उसको जो है विश्व के बाजार में आने के लिए मदद करता है। कह रहा है हालांकि इसकी नीतियों की आलोचना भी होती है। ठीक है, इस वैश्वीकरण की आलोचना भी होती है क्योंकि कभी कभी जो है ना इससे क्या होता है, स्थानीय उद्योग को नुकसान होता है, मीन्स लोकल का जो उद्योग है उसको नुकसान पहुंचता है और गरीबी में वृद्धि होती है। फिर भी अगर बात करें विश्व बैंक की, तो ये जो है ना वैश्विक आर्थिक एकीकरण में जो है ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व बैंक जो है ना हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक कड़ी के समान है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दोस्त कि पर्यावरणीय मुद्दों का वैश्विक राजनीति पर प्रभाव क्या है, या तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की समीक्षा करिए। मतलब पर्यावरण किसको कहते हैं और पर्यावरण का संरक्षण कैसे करेंगे उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ना कि आखिर पर्यावरण किसको कहते हैं, है ना, कि पर्यावरण किसको कहते हैं। उसके बाद तो हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण नीति क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पर्यावरण किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल सेम तरीके से आपको वहां पे आंसर में लिखना है। ठीक है, पहले लिखना है पर्यावरण का अर्थ, कि पर्यावरण किसको कहते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ होता है ना दोस्तों कि हमारे आसपास के पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो पदार्थ हो, जीव जंतु हो, नदी हो, तालाब हो, खेत हो, पठार हो, ठीक है, पेड़ पौधे हो, कुछ भी चीज हो, मीन्स हमारे आसपास के जितने भी चीज आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ कि हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ, जीव जंतु, नदी तालाब, खेत, पेड़ पौधे, हवा इत्यादि के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि हमारे आसपास के पाए जाने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ कि पर्यावरण जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, परि और आवरण। किससे किससे, परि और आवरण। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करें परि का मतलब, तो परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। ठीक है, और आवरण का मतलब होता है घेरा। कहने का मतलब है कि हमारे चारों ओर से जो हम लोग को घेर के रखा हुआ है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। हम लोग किससे घिरे हुए हैं, तो पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं,
है ना, जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, तो यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आपका मेन पॉइंट जो था पर्यावरण का अर्थ, वो हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पर्यावरण नीति, तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि पर्यावरण नीति क्या है, भारत का पर्यावरण नीति क्या है। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि ऐसे नियम और योजनाएं, मीन्स वैसा नियम और योजनाएं जिसमें पर्यावरण समस्याओं से अच्छे तरीके से निपटने के लिए सरकार और समूहों द्वारा बनाए जाते हैं। मीन्स ऐसा नियम और योजना जिसमें पर्यावरण के समस्याओं से निपटने के लिए, पर्यावरण के समस्याओं से निपटने के लिए जो है ना सरकार और समूहों द्वारा कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण नीति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा अभी पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है, हम लोग अपना उद्योगों का मतलब अपना विकास करते करते क्या हो रहा है, पर्यावरण को हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार जो है ना कुछ कदम उठाएगी, तो वही कदम को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण नीति कहते हैं, कि पर्यावरण को सुधार करने के लिए उसमें कुछ नीति लागू करना। ठीक है, देखिए बताया गया है कि ये नीतियां प्रकृति की रक्षा में मदद करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भविष्य के लिए संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। ठीक है, मीन्स देखिए ये नीति जो है ना, ऐसा नीति होता है ना जो प्रकृति की रक्षा करता है, उसके साथ साथ यह सुनिश्चित करता है कि हमारे भविष्य के लिए हम संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग करें कि वो जो है ना खत्म ना हो जाए। मान लीजिए अगर हम लोग अंधाधुंध तरीके से संसाधनों का खपत करेंगे तो क्या हमारे आने वाले समय में संसाधन बचेंगे? नहीं बचेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वही कहा गया, पर्यावरण नीति का मतलब होता है कि हम अपने संसाधनों का जो है ना उतना ही दोहन करें जितना की जरूरत हो, उस तरह से दोहन करें, क्योंकि हम लोगों को अपना आने वाला कल भी तो देखना, फ्यूचर भी तो देखना, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम लोग को क्या करना है, हर चीज़ों का दोहन करना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि पर्यावरण का अर्थ क्या है और पर्यावरण नीति का अर्थ क्या है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण नीति का मुख्य लक्ष्य, ठीक है, पर्यावरण नीति अगर लागू हुआ तो आखिर इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या था। ठीक है, तो देखिए पहला इसका लक्ष्य है कि पर्यावरण नीति हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला पॉइंट क्या है कि पर्यावरण नीति क्या करता है, तो पर्यावरण नीति हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करती है, उसके साथ साथ टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए संरक्षण के लिए कोई योजना बना दिया गया तो उसको जो है ना हमेशा टिका के रखता है, मतलब खत्म होने देता नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि मानव कल्याण की दिशा में काम करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। ठीक है, ये जो है मीन्स पर्यावरण नीति जो है ना वो क्या करता है, मानव कल्याण की दिशा में काम करता है। ठीक है, मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है। क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है। ठीक है, फिर देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया है कि भविष्य के लिए इसे प्रोत्साहित करने के लिए संसाधनों के उपयोग को संतुलित करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। ठीक है, इस तीसरा इसका उद्देश्य है कि भविष्य के उद्देश्य को लेकर के, मीन्स हमारे फ्यूचर को देख करके संसाधनों का उपयोग करना, इसको संतुलित करके रखना। ऐसा नहीं है कि अपने फ्यूचर को देखे ही ना और जैसे तैसे करके सारा चीज़ लुटा देना है जो। ठीक है, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, हर चीज़ का संतुलन बना के रखना चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर में भी हम लोग को वो काम दे। उसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि अपना विकास तो कर रहे हैं लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित करके, इससे ऐसा विकास से कोई मतलब हो पाएगा? कोई मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, ये नीति का मतलब यही है कि आप अपना विकास कीजिए लेकिन पर्यावरण का प्रदूषण ना कीजिए। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट में लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में कि जब सार्वजनिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होने लगता है और इस अनियमित उपयोग के कारण संसाधन प्रदूषित हो जाते हैं तो यह पर्यावरण खतरे का कारण बनता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम लोग अंधाधुंध तरीके से क्या करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे और अनियमित उपयोग करने के कारण जो है ना संसाधन तो प्रदूषित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए जैसे तैसे मतलब पूरा यूज करने लगे, ठीक है, उसका लिमिट कुछ कम है ना, और आप यूज बहुत ज़्यादा कर दिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, संसाधन खराब हो जाएगा। तो जब खराब हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, पर्यावरण खतरे का कारण बनेगा। मीन्स पर्यावरण जो है ना उससे प्रदूषित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि पर्यावरण के मुख्य लक्ष्य प्राकृतिक संसाधन का सही से उपयोग करना है।
पर्यावरण का मुख्य लक्ष्य जो है ना, पर्यावरण नीति का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग करना तथा भविष्य को सोच करके इसका दोहन करना। ठीक है, और भविष्य को सोच करके, आगे के बारे में सोच करके जो है ना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना। ठीक है, ये जो है पर्यावरण नीति के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे भी हम लोग को जानना है, लेकिन देखिए अगर आपको दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप या तो टेलीग्राम ग्रुप में जो है ना, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ जो है वहीं पे मिलेगा। उसके साथ साथ अगर और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। आप अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का तैयारी करना होगा, ठीक है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये सब्जेक्ट का तैयारी करना है, तो वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन बना दीजिए, मैं बना दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके साथ आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है, जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा उसका आंसर के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा, तो आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीडीएफ कब मिलेगा, एग्जामिनेशन के समय में, अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के रहना है। ठीक है, अब देखिए, अब बात आता है कि पर्यावरण नीति की सूची। ठीक है, कि आखिर कितने प्रकार के पर्यावरण नीति बनाया गया है। पर्यावरण नीति जो बनाया गया ना, उसका मतलब कौन सा पर्यावरण नीति बनाया गया। ठीक है, तो देखिए पहला जो है पूर्व स्टॉकहोम अवधि, ये जो है पहला जो नीति बनाया गया था पूर्व स्टॉकहोम अवधि। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन से पहले वैश्विक स्तर पे जो है ना पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। मीन्स 1972 ईस्वी में जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, उसके पहले जो है ना विश्व स्तर पे पर्यावरण के चिंताओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया था। हालांकि पर्यावरण मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास किए गए थे, लेकिन पर्यावरण के मुद्दों को संभालने के लिए जो है ना कुछ प्रयास किए गए थे पहले। ठीक है, लेकिन क्या सारे चीज पर ध्यान नहीं दिया गया था, विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, देखिए बताया गया है कि इस अवधि के दौरान भारत ने कुछ प्रमुख पर्यावरण नीतियों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें शामिल है। ठीक है, मीन्स बोला क्या है, और इस अवधि के दौरान स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान जो है ना भारत ने क्या किया, कुछ प्रमुख पर्यावरण नीतियों और प्रथाओं पर ध्यान दिया जो निम्नलिखित है। ठीक है, पहला है वन संरक्षण अधिनियम। पहला क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1927 ईस्वी। ठीक है, देखिए बताया गया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना और पेड़ों की कटाई को विनियमित करके अस्थायी वन प्रबंधन प्रथाओं का सुरक्षित करके वनों की रक्षा करना। देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1927 का कहना यही था कि क्या करना, ये अधिनियम का उद्देश्य बस इतना था कि वनों की कटाई को क्या करना, पूर्णतः रोकना है। ठीक है, और जो है ना पेड़ों की कटाई अगर होगी तो ऑक्सीजन का मात्रा घट जाएगा, पर्यावरण खतरे उत्पन्न होंगे। तो सीधा कहना है कि जो है ना वनों की कटाई को रोक देना है, वनों की कटाई को रोक देना है, जिससे हमारे पर्यावरण पर इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, दूसरा है कि जंगली पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम 1912। देखिए ये अधिनियम में कहा गया था, ठीक है, कि हम लोगों को क्या करना है, जंगली जो पक्षी है और पशु जो है ना उन लोगों को संरक्षण करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जंगली पशुओं और पंछियों का शिकार करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, वह विलुप्त होते जा रहे हैं, है ना। तो वैसे करना है क्या, नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, जंगली पंछियों का और पशुओं का जो है ना संरक्षण करके रखना है। तो वही बोला गया है कि इस कानून में कुछ क्षेत्रों को खेल अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित करके वन्य जीवों के संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने के लिए मांग की गई है। ठीक है, इस कानून के तहत कहा गया है कि कुछ क्षेत्र जो है ना जानवरों के लिए दे दिया जाए, और अभयारण्य मतलब क्या होता है, जो चिड़ियाघर वगैरह होता है ना, वो सब के लिए दे दिया जाए, ताकि वहां पे जो है ना वो जानवर और पंछी जो है सुरक्षित रह सके। ठीक है, फिर देखिए तीसरा जो है नदी प्रदूषण अधिनियम। तीसरा क्या है, नदी प्रदूषण अधिनियम। ठीक है, इसमें इसके तहत क्या कहा गया है कि लोग क्या करते हैं, कोई पूजा पष्टा करते हैं। ठीक है, मीन्स कुछ भी चीज़ होता है ना तो वो गंदा वगैरह भी होता है, कुछ फेंक देते हैं कहाँ पे, नदी में। ठीक है, तो वो बोला गया है कि अगर आप कुछ अपशिष्ट पदार्थ है तो उसको क्या करना है, नदी में फेंकना नहीं है। उसके साथ साथ अगर कोई फैक्ट्री होता है ना, बड़ा फैक्ट्री, तो बड़ा फैक्ट्री जो है नदियों के किनारे होती है, और उससे निकलने वाली जो गैस होती है, ठीक है, उसके साथ साथ जो कूड़ा कचरा होता है वो नदियों में फेंक दिया जाता है। तो इस अधिनियम के तहत कहा गया है कि औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट निर्वहन के कारण होने वाली नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम पेश किए गए हैं। ठीक है, कि घरों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं उसको कहाँ फेंक दिया जाता है, नदियों में फेंक दिया जाता है। इसको क्या किया जाए, बंद किया जाए, ये अब होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। देखिए ये अधिनियम में कहा गया है कि
यह अधिनियम हालांकि मुख्य रूप से श्रम विवादों से संबंधित है, श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित उनके कल्याण के संबंध में प्रावधान पेश करके अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है। ठीक है, और देखिए ये अधिनियम में कहा गया ना, ठीक है, कि जैसे जो श्रम करते हैं, जो मजदूर करते हैं, मजदूरों का जो ना सुरक्षा इसमें है। ठीक है, मजदूरों के सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए जो है ये अधिनियम बनाया गया था, जिससे क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर मजदूर सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण संरक्षण रहेगा, वो क्या करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित करके रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का अधिनियम जो है स्टॉकहोम सम्मेलन में लाया गया था। फिर देखिए आगे बताया गया, अगला पॉइंट में है पर्यावरण नीति। पर्यावरण नीति देखिए बताया गया है कि स्टॉकहोम के बाद की अवधि, स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद की अवधि में 1972 के बाद स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन जो था पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है ना वैश्विक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, मीन्स महत्वपूर्ण चीज ये शामिल हुआ था। ठीक है, इससे पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता और कार्रवाई में वृद्धि हुई। ठीक है, इससे क्या हुआ कि पर्यावरण मुद्दों पर जो है ना वैश्विक स्तर पे लोग इसका मुद्दा उठाने लगे। ठीक है, कि पर्यावरण को क्या करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, जिससे राष्ट्रों को पर्यावरण प्रबंधन के लिए समर्पित नीतियां और संस्थान विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया गया, लोग जो है ना, राष्ट्र जो है ना क्या करने लगे, अपने पर्यावरण के सुरक्षा संरक्षण के लिए जो है ना कई प्रकार की नीतियां बनाने लगे, योजनाएं बनाने लगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो है ना अब जागरूक हो गए थे कि हमारा पर्यावरण जो है ना वो क्या रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, और लोग जो है ना उसके प्रति कार्य भी करने लगे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के सम्मेलन जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था, और इस प्रकार की नीतियां जो वहाँ पे लागू हुई थी, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। अब देखिए बात आता है कि पर्यावरण नीतियों का लाभ, कि आखिर पर्यावरण जब नीति बनाया गया ना तो इसका क्या लाभ है, पर्यावरण नीति का कुछ लाभ होगा तब तो इसको बनाया गया है। मान लीजिए आप ही दुकान खोल के बैठ गए हैं, ठीक है, तो आपको दुकान में अगर कोई लाभ होगा नहीं तो आप दुकान खोल के क्यों बैठे हैं। कोई भी अगर कोई काम करता है ना, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ काम करता है तो उसमें कुछ प्रॉफिट ढूंढता है, वो बिना प्रॉफिट का कोई काम करता है क्या, नहीं। तो आखिर पर्यावरण जब नीति बनाया गया तो इसके कुछ तो लाभ होंगे। तो देखिए बताया गया है कि एक पर्यावरण नीति लाभ प्रदान करती है। तो क्या क्या लाभ प्रदान करती है, तो पहला है कानूनों का अनुपालन सुरक्षित करता है। ठीक है, कि कानून का किस प्रकार से पालन करना चाहिए उसका सुनिश्चित करता है ये। ठीक है, फिर दूसरा है कि कर्मचारियों को उनकी पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बारे में सूचित करता है। ठीक है, कि जितने भी लोग हैं ना उसको पर्यावरण के जिम्मेदारी के बारे में बताता है, कि प्रत्येक लोगों का जिम्मेदारी होता है कि अपने पर्यावरण को क्या करना, सुरक्षित करके रखना। ऐसा नहीं कि जो अपशिष्ट होता है उसको नदी में फेंक देना, कि एकदम प्रदूषण ही प्रदूषण करना है, जल प्रदूषण करना है, हवा प्रदूषण करना है, पूरा प्रदूषण करना है, ऐसा है क्या, नहीं। ये लोगों को बताता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करके रखना चाहिए, हमारे अपने फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए जो है ना क्या करना है, पर्यावरण को सुरक्षित करके रखना है। फिर देखिए लागत नियंत्रण बढ़ाता है, ये क्या करता है, लागत के नियंत्रण को भी बढ़ा के रखता है। ठीक है, कौन, पर्यावरण नीति। फिर देखिए दूसरा चौथा है कि देनदारी की ओर से ले जाने वाली घटनाओं को कम करता है। ठीक है, मीन्स देखिए कुछ घटनाएं जो होती है ना, मीन्स प्राकृतिक के संबंधी जो घटनाएं होती है उसको भी ये क्या करता है, कम करता है। फिर देखिए पांचवा है कि कच्चे माल और ऊर्जा का संरक्षण करता है, ये क्या करता है, कच्चे माल और ऊर्जा का संरक्षण करके रखता है, पर्यावरण नीति। फिर सिक्स में है कि पर्यावरण प्रभाव की निगरानी में सुधार करता है। ठीक है, पर्यावरण में जो प्रभाव पड़ता है उसमें ये क्या करता है, सुधार करता है। ठीक है, पर्यावरण नीति, जैसे मान लीजिए पर्यावरण में किसी प्रकार का दोष आ गया है ना, तो उसको क्या करता है, ये सुधार करके रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लाभ है वो पर्यावरण नीति के तहत मिलता है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए अब हम बात आता है निष्कर्ष का। ठीक है, जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं ना तो क्वेश्चन के अंत में जो ना निष्कर्ष डालना नेसेसरी होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन में क्या पढ़े, आप पर्यावरण के बारे में जाने कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, कि पर्यावरण नीति का अर्थ क्या होता है, इसका क्या लाभ है ना, तो हर चीज़ जाने तो अब क्या करना, आपको निष्कर्ष डाल देना। ठीक है, कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, कि आप क्या पढ़े हैं ऊपर में, तो शॉर्टकट में आपको कुछ बता देना है। तो देखिए बोला क्या है कि पर्यावरण नीति हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि पर्यावरण नीति क्या करता है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करता है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रथा लागू होती है उसको क्या करता है, ये बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, पर्यावरण नीति। फिर बताया गया कि स्टॉकहोम पूर्व काल से लेकर के वर्तमान काल भारत ने पर्यावरण नीतियों को बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मीन्स भारत ने क्या किया, पर्यावरण नीतियों को बनाने में जो है ना
और लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। किसके तहत? स्टॉकहोम पूर्व सम्मेलन के तहत। ठीक है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों से उत्पन्न जटिल चुनौतियों को देखते हुए स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियों को विकसित करने और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। ठीक है। मीन्स बोला गया है कि जिस प्रकार के जलवायु परिवर्तन अभी हो रहा है, कभी भी बरसात हो जा रहा है, कभी भी गर्मी पड़ जा रहा है। ठीक है। तो ये सब जलवायु के परिवर्तन को झेलने के लिए जो है ना, लोग क्या कर रहे हैं, और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और उसको प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष लिख देना है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के विशेष संदर्भ में इसकी महत्व का वर्णन करें। ठीक है। या तो आपको पूछ सकता है कि मानवाधिकार पर एक निबंध लिखें। मीन्स मानवाधिकार से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से क्या करना है, आंसर लिखना है। ठीक है। अब देखिए, पहला जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो पहला क्वेश्चन से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, मीन्स मानवाधिकार का जो घोषणा किया गया वो किसके द्वारा किया गया, वो बताना है यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए एक शॉर्ट सा लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसका घोषणा कब किया गया, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मानवाधिकार क्या है। ठीक है। तो देखिए, बताया जाता है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा अपनाया था। किसने अपनाया था? 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था, जो सभी लोगों और सभी देशों के लिए उपलब्धि का एक सामान्य मानक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। जो क्या करता है, जो सभी लोगों को जो है ना स्वतंत्रता में विभाजित करता है, मीन्स बांटता है। ठीक है। कि आप क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है। सबको उपलब्धि देता है कि आप सब लोग क्या है, स्वतंत्र हैं, और आप अपने अनुसार से क्या कर सकते हो, अपने जीवन का यापन कर सकते हो। ठीक है। यह है मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा। ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है ना, वो किसके द्वारा अपनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था। और कब अपनाया गया था? तो 1948 में अपनाया गया था। ठीक है। अब देखिए, बात आता है कि यहाँ पे जो है ना एक श्लोक बोला गया। श्लोक क्या बोला गया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं। सभी मनुष्य जो है ना, वो कैसे पैदा हुए हैं? स्वतंत्र पैदा हुए हैं, और गरिमा और अधिकारों में सम्मान है। ठीक है। मीन्स कहा गया है कि जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं, सब लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है। उसके साथ साथ इनके अधिकार भी क्या है, समान है। जितना अधिकार मेरा है इस पृथ्वी पे, उतना ही अधिकार दूसरों का भी इस पृथ्वी पे है। ठीक है। तो वही बोला गया है कि मानवाधिकार का मतलब होता है कि मानवाधिकार में मानव का अधिकार, जो अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, परिभाषा में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, परिभाषा में इस प्रकार से लिखेंगे कि मानवाधिकार जो है ना, वो दो शब्दों का शाब्दिक मेल है। मानवाधिकार जो है वो दो शब्दों का शाब्दिक मेल है। ठीक है। तो कौन सा दो शब्द है? तो मानव और अधिकार। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मानव को जो अधिकार प्राप्त है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। या तो हम लोग कह सकते हैं अर्थार्थ, जिसका अर्थ है मनुष्यों को उनके जन्म से ही प्राप्त अधिकार को मानवाधिकार कहा जाता है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्यों को उनके जन्म से ही प्राप्त अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए कि मानवाधिकार हम लोग किसको कहते हैं? आप सीधा बता दीजिएगा कि मानवाधिकार जो है दो शब्दों का शाब्दिक मेल है, मानव और अधिकार। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्यों को उसके जन्म से प्राप्त अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे मानवाधिकार का अर्थ, कि मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। मीन्स मानवाधिकार का तात्पर्य वो सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन के लिए, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। मीन्स कहा गया है कि ये वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाता है। मीन्स ये वैसा अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जो है ना जन्म के साथ ही क्या हो जाता है, मिल जाता है, उसी को हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। देखिए, यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग यही समझ में आता है कि वैसा अधिकार जो मनुष्यों को जन्म से ही जो है ना उसको प्राप्त हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। या अथवा में हम लोग बोल सकते हैं कि प्राकृतिक ने कुछ अधिकार मनुष्यों को जन्म से ही प्रदान किए हैं। प्राकृतिक जो है कुछ अधिकार जो है ना मनुष्यों को जन्म से ही प्रदान किया है। ठीक है। अब पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति इंसान होने के नाते इन अधिकारों का हकदार है। और पृथ्वी पर जितने भी इंसान मौजूद है, जितने भी व्यक्ति मौजूद है, वो इंसान होने के नाते ये अधिकारों पर क्या उसका अधिकार है। ये अधिकार प्रत्येक इंसान को अपने लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्र,
स्थान, जाति आदि के बंधनों से आज़ाद करता है। ये जो अधिकार होता है वो क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना अपने जाति के आधार पे, अपने धर्म के आधार पे, अपने संस्कृति के आधार पे जो है ना ये सब जो बंधन होता है ये सब बंधनों से मुक्त करता है उसको। आगे कहा गया कि प्रत्येक राष्ट्र की ओर से नागरिक को सुख, शांति और व्यवस्था के लिए बहुत से अधिकार दिए गए हैं। और प्रत्येक राष्ट्र की ओर से जो है ना नागरिक के सुख के लिए, शांति के लिए और उसके व्यवस्था के लिए जो है ना बहुत सारे अधिकार प्राप्त किए गए हैं, मीन्स बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। मीन्स सीधा तरीके से हम लोग यही जाने कि मनुष्यों को जन्म से प्राप्त अधिकार को क्या कहते हैं हम लोग, मानव अधिकार कहते हैं, जिसमें से व्यक्ति क्या कर सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। ठीक है, स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है, वो किसी के बस में रह करके जीवन यापन करता नहीं है। ठीक है, उसी को हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि मानवाधिकार के उद्देश्य कि आखिर मानवाधिकार जो है उसका उद्देश्य क्या है। जब मानवाधिकार का घोषणा किया गया तो इसका उद्देश्य तो कुछ होगा ना, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, मीन्स मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कि लोगों का जो अधिकार है ना उसके प्रति लोगों को जगाना कि आपके पास ये अधिकार है, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास पढ़ने लिखने का अधिकार है, आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, हर अधिकार के बारे में उसको क्या करना, जागरूक करना। इसका मुख्य उद्देश्य है भेदभाव हटाना, समानता जागरूक करना, शिक्षा प्राप्त करना और समानता का अधिकार जो है ना लोगों को दिलाना। ठीक है, किसका अधिकार होता है, मानवाधिकार का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए आगे कहा गया है ताकि लोग अपने अधिकारों को जान सके। अगर हम लोगों को भेदभाव के बारे में बताएंगे, समानता के बारे में बताएंगे, शिक्षा के और जागरूक करेंगे, समानता का अधिकार बताएंगे, तो इससे क्या होगा कि लोग जो है ना अपने अधिकारों को जान सकेंगे, है ना, और उनका प्रयोग कर सकेंगे। कौन, व्यक्ति। ठीक है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है ना प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को भारत में क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। किस उद्देश्य से, तो व्यक्तियों को उसके अधिकार को बताने के लिए जो है ना प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भारत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब इस मानवाधिकार का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि मानव का अधिकार, मानव को जो जन्म से अधिकार मिलता है उसको हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को जानना है कि मानवाधिकार का महत्व, कि आखिर मानवाधिकार का क्या महत्व है ना, मानवाधिकार का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि बिना मानवाधिकार के हम पर तमाम तरह के अत्याचार किए जा सकते हैं। अगर हम लोगों के पास मानवाधिकार नहीं है, ठीक है, हम लोग के पास मानव का अधिकार नहीं है, तो हम लोग क्या हम लोगों पे जो ना कई तरह के अत्याचार किया जा सकता है। ठीक है, अब बिना किसी के भय के हमारा शोषण किया जा सकता है, और बिना किसी भय का अगर मान लीजिए हमारे पास मौलिक अधिकार है ना, मानव अधिकार है, मतलब मानव अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मौलिक अधिकार है तो हम दूसरों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है, मानव अधिकार नहीं है, तो हमारा शोषण जो है ना लोग क्या करेंगे, जम के करेंगे, बिना किसी डर के जो है ना हमारा शोषण किया जाएगा। वही बोला गया कि यदि मानव अधिकार ना हो तो हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाएगा, कि यदि हमारे पास जो है ना मानव अधिकार नहीं रहेगा, मीन्स मूल अधिकार नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन जो है ना पशुओं से भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बदतर हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उनके जन्म से ही अधिकार दिए गए हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है ना उनके जन्म से ही क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे स्वतंत्र जीवन यापन कर सके। क्यों, ताकि वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सके, अपने फैमिली को जो है ना क्या कर सके, अच्छा भोजन दे सके। ठीक है, मतलब अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर सके, अपने धर्म को परिवर्तित कर सके। ठीक है, इसलिए जो है ना उन लोगों को क्या दिया गया, मानव अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मानवाधिकार के प्रकार, कि मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बताया गया है कि मानवाधिकार को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया। मानवाधिकार को जो है ना 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, इसमें सामाजिक अधिकार भी है, इसमें जो है ना सामाजिक अधिकार भी आता है, जिसमें से आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। जिसमें से कौन सा अधिकार शामिल है, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार क्या है, शामिल है। आगे कहा गया कि यहाँ हर व्यक्ति को दिए गए बुनियादी मानवाधिकारों पर विस्तृत जानकारी दिया गया। यहाँ पे जो है ना व्यक्तियों को दिए गए मानवाधिकारों पर विस्तृत जानकारी दिया गया है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। मीन्स जो मानवाधिकार लोगों को दिया गया है उसका वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या अधिकार जो है मनुष्यों को दिया गया। ठीक है, तो देखिए पहला अधिकार है जीवन का अधिकार। पहला अधिकार कौन सा है, जीवन का अधिकार। कहा गया कि पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवित रहने का अधिकार है।
क्या है, जीवित रहने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है ना। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं, पृथ्वी पे जितने भी व्यक्ति हैं, सबको अपना जीवन जो है ना स्वतंत्र तरीके से जीने का जन्मसिद्ध अधिकार होता है वो, ठीक है। जन्म से ही क्या होता है, उसका अधिकार होता है। हर इंसान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं मारे जाने का भी अधिकार होता है। इंसान के पास ये अधिकार होता है कि कोई व्यक्ति जो है ना, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसको ना मारे, मीन्स उसका शोषण ना करे, ठीक है। ये क्या होता है, मनुष्यों के पास ये अधिकार प्राप्त होता है। वो क्या कर सकता है, इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता है। मीन्स मूल अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार कह सकते हैं, मौलिक अधिकार जो है व्यक्तियों के प्राप्त होता है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा जो अधिकार प्राप्त है मानवाधिकार का, वो है बोलने की स्वतंत्रता। क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि हर इंसान जो है ना, पृथ्वी पे हर इंसान क्या है, स्वतंत्र है। अगर मान लीजिए उस पर अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो लोग क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, है ना। तो वही बोला गया है कि हर इंसान को स्वतंत्र रूप से बोलने का और जनता में अपनी राय की आवाज उठाने का अधिकार है। हर इंसान को यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है और जनता में अपनी राय बांटने की अधिकार प्राप्त है, ठीक है। हालांकि इस अधिकार में कुछ सीमा भी है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इस अधिकार में कुछ सीमा भी, ऐसा नहीं कि आपको अधिकार दे दिया गया बोलने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार फैला सकते हैं, अश्लीलता फैला सकते हैं, ऐसा है क्या, नहीं। इसमें क्या है, कुछ सीमा भी दिया गया, ठीक है, कि आप लोग यही सीमा तक, मतलब ये सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा कि अश्लीलता, गड़बड़ी और दंगा भड़काना, ये सब चीज़ करना है क्या, ये सब चीज़ करना नहीं, ये सब की स्वतंत्रता लोगों को नहीं है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। कहा गया है कि संसार का कोई भी प्राणी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। संसार का कोई भी प्राणी है ना, वो क्या चाहता है कि किसी का गुलाम बन जाए, नहीं, वो किसी का भी गुलाम बनना नहीं चाहता। वो सदैव जो है ना स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहता है। वो सदैव चाहता है कि हम लोग क्या करें, अपना जीवन यापन जो है ना स्वतंत्र रूप से करें, ठीक है। स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिसे मनुष्य अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है, ठीक है। और स्वतंत्रता जो है, आज़ादी जो है, एक ऐसा अधिकार होता है जो मनुष्य अपना क्या समझता है, उसको जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका जो चौथा है वो शिक्षा का अधिकार। क्या है, शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा जीवन का अनिवार्य अंग बन गया, ठीक है। अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, अभी हमारे जीवन का क्या बन चुका है, एक नेसेसरी अंग बन चुका है, बॉडी बन चुका है ना। शिक्षा के अभाव में मानव जाति का विकास असंभव है। और शिक्षा का अभाव अगर आ गया ना, तो शिक्षा के अभाव से मनुष्य जाति जो है ना, उसका विकास क्या है, संभव है क्या, नहीं, वो असंभव है, ठीक है। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मानव के लिए अनिवार्य है। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार जो है ना, मान लीजिए अगर शिक्षा प्राप्त ही नहीं है लोगों को, तो क्या वो लोग बढ़िया ढंग से कार्य कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों को जो है ना शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, ठीक है। कहा गया है कि शिक्षा से जहां मानव जाति का उन्नति होती है वहीं राष्ट्र का विकास भी होता है। मीन्स शिक्षा से कहा क्या होता है, जहाँ पे मानव जाति के जातिगत उन्नति होती है वहीं पे राष्ट्र का क्या होता है, विकास होता है। किससे, शिक्षा से, ठीक है। आगे कहा गया कि शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र में जीवन जागरण की ज्योति उत्पन्न होती है और हर राष्ट्र को चाहिए कि शिक्षा के अधिकार में किसी प्रकार के भेदभाव ना करे, ठीक है। मीन्स देखिए ये कहा गया है कि हमारे शिक्षा से ही अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को, ठीक है, और अपने देश को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। और ऐसा बताया गया है कि हर क्षेत्र को, हर राष्ट्र को ऐसा चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे और सब नागरिकों को जो है समान रूप से शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा है, तो हम ये व्यक्तियों ने कहा, ठीक है। यहाँ पे मानवाधिकार के घोषणा के तहत कहा गया था, ठीक है। फिर देखिए पांचवा जो अधिकार है मानवाधिकार का, वो कौन सा है, न्याय का अधिकार। क्या है, न्याय का अधिकार। कहा गया, इसके अंतर्गत कहा गया कि मानव अधिकारों का अर्थ मनुष्यों के जीवन के प्रति सकारात्मक बनना है। मानवाधिकार का अर्थ क्या है कि मनुष्यों के जीवन के प्रति सकारात्मक बनना है, ठीक है, बनाना है। अतः जीवन में न्याय मिलना भी अति अनिवार्य है। मान लीजिए अगर आप कोई गलत काम किए, ठीक है, या तो आप सही हैं लेकिन आपको पकड़ के ले गया, ठीक है, पुलिस ले गया पकड़ के, ठीक है। अगर आप सही है ना तो आपके साथ क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सही भी हैं फिर भी आपको क्या किया जाता है, सजा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लोगों को जो है ना न्याय का अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्याय का अधिकार होना चाहिए और सकारात्मक न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत न्याय दिया जाए, ठीक है। लोगों को क्या मिलना चाहिए, सकारात्मक न्याय मिलना चाहिए, ठीक है।
तो वही कहा गया कि मानव अधिकारों का अर्थ मनुष्य जीवन के प्रति सकारात्मक बनना है, अतः जीवन में न्याय मिलना भी अति अनिवार्य है। ठीक है, न्याय में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, न्याय में जो है ना किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और न्याय के क्षेत्र में पक्षपात करने वाले को राष्ट्र या सरकार की ओर से दंड मिलना चाहिए। ठीक है, और न्याय में जो गड़बड़ी करता है उन लोगों को जो है ना सरकार के तरफ से जो है ना क्या करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, और न्याय जो है शीघ्र तथा सस्ता मिलना चाहिए। ठीक है, और न्याय जो है ना वो कैसा मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए और सस्ता मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैसों पे बिक जाए, सो पैसा पे बिकना चाहिए क्या, नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसका जो छठा जो अधिकार है, मानवाधिकार का जो छठा जो अधिकार है वो कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मीन्स लोग जो है ना अपने धर्म के प्रति क्या है, स्वतंत्र है। लोग अगर चाहे तो वो हिंदू से मुस्लिम में भी जा सकते हैं, लोग अगर चाहे तो वो मुस्लिम से हिंदू धर्म में भी आ सकते हैं। मीन्स वो कोई भी धर्म क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। वो क्या किया गया है, मनुष्यों का जीवन अधिकार होता है। मीन्स जन्म से अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। मीन्स कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मानव जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि धर्म मानव जीवन का एक अपरिहार्य विषय है। धर्म के द्वारा ही मनुष्य चरित्र का विकास होता है, और धर्म जो है ना मानव को जीवन में ज्ञान व प्रकाश की ज्योति प्रदान करता है। ठीक है, यही कारण है कि जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। यही कारण है क्या कि जाति धर्म जो है ना, धार्मिक स्वतंत्रता जो है मनुष्य के जीवन में क्या है, एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको पूरा डिटेल तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जब हम लोग लास्ट एंड करेंगे ना इसका, तो उसमें क्या करेंगे, इसका निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, कि ऊपर जो आप पढ़े तो ऊपर पढ़ के आपको क्या समझ में आया। तो देखिए ऊपर पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि मानवाधिकार जो है ना व्यक्तियों को दिए गए मूल अधिकार है। मानवाधिकार क्या है, व्यक्तियों को दिया गया मौलिक अधिकार है, जो लगभग हर जगह क्या है, समान है। प्रत्येक देश किसी व्यक्ति की जाति, पंथ, रंग, लिंग, संस्कृति और आर्थिक या सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज करके इन अधिकारों को प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्येक देश क्या करता है, लोगों का जाति को ना देख करके, लोगों का रंग ना देख करके, लोगों का लिंग ना देख करके, संस्कृति ना देख करके लोगों को क्या करता है, ये अधिकार प्रदान करता है। हालांकि कभी कभी इनका व्यक्तियों, समूहों या स्वयं राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन अधिकारों को जो है ना व्यक्तियों के द्वारा, समूहों के द्वारा और स्वयं राज्यों के द्वारा क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। इसलिए लोगों को मानवाधिकार की किसी भी उल्लंघन के खिलाफ खुद आवाज उठाने की जरूरत है। इसलिए जो है ना लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि लोग क्या कर सकते हैं, अपने मानवाधिकार का उल्लंघन के खिलाफ जो है ना खुद आवाज उठा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके सारे VVI क्वेश्चनों को क्लियर कर लिया। अब बारी आती है इसके टॉप MCQ क्वेश्चंस का, है ना, मीन्स VVI MCQ क्वेश्चन का। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग माइनर 3 पॉलिटिकल साइंस के टॉप 70 MCQ क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो रिपीटेड है, मीन्स बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन जो है माइनर 3 पॉलिटिकल साइंस के MCQ में पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया किस क्षेत्र से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो यह जो प्रक्रिया है वो व्यापार के क्षेत्र से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। कौन सा, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है ना व्यापार से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, कह रहा है भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य जो है वो वैश्विक एकीकरण है। क्या है, वैश्विक एकीकरण, मीन्स विश्व को एक करना। तीसरा कह रहा है दोस्त कि निम्न में से कौन सा भूमंडलीकरण का घटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से धार्मिक जो है ना भूमंडलीकरण का घटक नहीं है, मीन्स धर्म जो है भूमंडलीकरण का घटक नहीं है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है राष्ट्रीय संप्रभुता का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय संप्रभुता का अर्थ होता है राष्ट्र की स्वतंत्रता, मीन्स राष्ट्र की आज़ादी। फिर दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। कब, 1944 में। आगे कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ना वो वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट कह रहा हमारा WTO की स्थापना कब हुई थी। तो WTO की स्थापना जो हुई थी 1995 ईस्वी में हुई थी। कब, 1995 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है दोस्त कि WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो WTO का मुख्य उद्देश्य जो है वो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है। क्या है, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। आगे मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। तो वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है ना मार्शल मैकलुहान ने किया था। किसने, मार्शल मैकलुहान ने।
आगे है CTBT का पूर्ण रूप क्या है? तो CTBT का पूर्ण रूप जो है ना वो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी है। बस पढ़ते जाइएगा, एक एक बार ध्यान दे के देखते चल जाइएगा, ठीक है। आगे है NPT का मुख्य उद्देश्य। NPT मतलब ये परमाणु हथियारों का नियंत्रण को लेकर के बनाया गया था, है ना। तो NPT का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परमाणु हथियारों का नियंत्रण करना। 12 कह रहा है हमारा वैश्विक महिला आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है लैंगिक समानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 में हुआ था। आगे है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब पारित हुई थी? तो ये जो है दोस्त 1948 में पारित हुआ। आगे है 1948 की मानवाधिकार की घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो 1948 के मानवाधिकारों की घोषणा में जो है ना कुल 30 अनुच्छेद हैं। कितने? 30 अनुच्छेद हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है ना सुरक्षा से संबंधित है। किससे? सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है दोस्त, क्योटो प्रोटोकॉल किस मुद्दे से संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो समिट किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो रियो सम्मेलन जो है ना ये 1992 ईस्वी में हुआ था। कब? 1992 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्त, मानवाधिकारों की सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था कौन सी है? तो मानवाधिकारों की सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था जो है वो UNHRC है। क्या है? UNHRC। फिर कह रहा है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया किस दशक में तेज हुई? तो इसकी जो प्रक्रिया है 1990 के दशक में क्या हुआ? तेज हुआ। फिर कह रहा है दोस्त भूमंडलीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो भूमंडलीकरण जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्त भूमंडलीकरण के प्रमुख घटक हैं। तो भूमंडलीकरण का प्रमुख घटक कौन सा है? तो भूमंडलीकरण के प्रमुख घटक जो है वो आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमंडलीकरण किसके लिए चुनौती है? तो भूमंडलीकरण जो है ना राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए क्या है? एक चुनौती के समान है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि वैश्वीकरण का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो वैश्वीकरण का एक प्रमुख लाभ है तकनीकी विकास करना। क्या करना? तकनीकी विकास। आगे है वैश्वीकरण से सबसे अधिक किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है? तो वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभाव जो है ना व्यापार के क्षेत्र पर पड़ा है। किस पे? व्यापार के क्षेत्र पे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा भूमंडलीकरण का विरोध किसके नाम से जाना जाता है? तो भूमंडलीकरण का विरोध जो है ना नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नव उपनिवेशवाद के नाम से। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस संस्था ने वैश्विक पूंजीवाद को बढ़ावा दिया? तो IMF ने, मतलब IMF संस्था जो है वो वैश्विक पूंजीवाद को क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हमारा वैश्वीकरण के आलोचक इसे क्या कहते हैं? तो वैश्वीकरण के आलोचक जो है ना इसको साम्राज्य विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्राज्य विस्तार कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है वैश्वीकरण में किसका विशेष योगदान रहा? तो वैश्वीकरण में सूचना तकनीकी का जो है ना सबसे विशेष योगदान रहा था। 31 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ना मार्शल मैकलुहान ने किया। किसने? मार्शल मैकलुहान ने। आगे कह रहा है आर्थिक वैश्वीकरण में वृद्धि का प्रमुख कारण है। तो आर्थिक वैश्वीकरण में वृद्धि का प्रमुख कारण जो है वो उदारीकरण है। क्या है? उदारीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कह रहा है दोस्त वैश्विक संस्कृति का उदय किसका परिणाम है? तो वैश्विक संस्कृति का उदय जो है ना वो प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है, परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है कि भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? तो इसका नकारात्मक प्रभाव जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
कह रहा है भूमंडलीकरण ने राष्ट्र की क्या किया है, तो राष्ट्र के संप्रभुता को चुनौती दिया है। किसने? भूमंडलीकरण ने, मीन्स वैश्वीकरण ने। आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो 1995 ईस्वी में। ठीक है, देखिए एक चीज़ घबराइएगा नहीं, भूमंडलीकरण आ जाए या तो वैश्वीकरण आ जाए, दोनों सेम ही है ना। तो क्वेश्चन में आपको भूमंडलीकरण भी दे सकता है और वैश्वीकरण भी दे सकता है, उसमें आपको ये सोचना नहीं है कि मैंने वैश्वीकरण नहीं पढ़ा है सो। फिर कह रहा है दोस्त कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा में। आगे है WTO का मुख्य उद्देश्य है, तो WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करना, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो IMF का मुख्यालय जो है ना वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि विश्व बैंक का उद्देश्य है, तो विश्व बैंक का उद्देश्य है विकासशील देशों को ऋण देना। क्या करना? विकासशील देशों को ऋण देना। फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो 1945 ईस्वी में हुई। कब? 1945 ईस्वी में हुई। आगे कह रहा है दोस्त कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा मानवाधिकार परिषद किस संस्था का अंग है, तो मानवाधिकार परिषद जो है ना वह UNO का एक अंग है। किसका? UNO का। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्राथमिक भाषा कितनी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्राथमिक भाषा जो है वो 6 है। कितनी? 6 भाषा है। आगे है CTBT का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो CTBT का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्त परमाणु प्रशिक्षण पर प्रतिबंध है, कि परमाणु प्रशिक्षण नहीं देना है किसी को। आगे NPT का मुख्य उद्देश्य, अभी मैंने आपको बताया था NPT का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना। फिर कह रहा है कि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर किए हैं या नहीं किए हैं, तो भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत को ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने अपने लिए परमाणु हथियार बना लिया, लेकिन हम लोगों को ये बनाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है ना इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है UNDP किससे संबंधित है, UNDP जो है ना विकास कार्यक्रम से संबंधित है। किससे? विकास के कार्यक्रम से। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि WHO किस क्षेत्र से जुड़ा संगठन है, तो WHO जो है ना वो स्वास्थ्य से जुड़ा संगठन है। किससे? स्वास्थ्य से जुड़ा संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। फिर कह रहा है कि पेरिस समझौता किस विषय से संबंधित है, तो पेरिस समझौता जो है ना जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आगे कह रहा है दोस्त कि पर्यावरण संरक्षण पर पहला बड़ा सम्मेलन कब हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण पर पहला बड़ा सम्मेलन जो हुआ था वो 1972 ईस्वी में हुआ था। कब? 1972 ईस्वी में। फिर कह रहा हमारा कि स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ 1972 ईस्वी में हुआ। कब? 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्त कि संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय संस्था कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संस्था जो है UNEP है। क्या है? UNEP। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं जो सीमाओं पर क्या करते हैं? हिंसा करते हैं। ठीक है। आगे है 9/11 की हमला जो है ना किस देश में हुआ था, तो ये जो हमला है बहुत प्रसिद्ध हमला है ना, तो ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। फिर कह रहा है आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो एशिया हमारा। क्या है? एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी, तो ये 1948 में हुआ है। फिर कह रहा है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो टोटल 30 अनुच्छेद है। कितना? 30 अनुच्छेद।
फिर कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किसने अपनाया था। तो इसको जो है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था। आगे है लैंगिक समानता का संबंध किससे है। तो लैंगिक समानता का संबंध जो है ना वो सभी लिंगों की समानता से है। फिर कह रहा है कि महिला अधिकारों के लिए प्रमुख दस्तावेज कौन सा है। तो महिला अधिकारों के लिए प्रमुख दस्तावेज जो है वो CEDAW है। क्या है? CEDAW है। आगे है वैश्विक महिला आंदोलन किससे जुड़ा है। तो वैश्विक महिला आंदोलन जो है वो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। किससे? सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। आगे है संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के लिए कार्यरत इकाई कौन सी है। तो संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के लिए कार्यरत इकाई जो है वो UN Women है। क्या है? UN Women। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य जो है वो स्वतंत्रता और सम्मान अवसर प्राप्त करना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि बाल अधिकारों की सुरक्षा किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो बाल अधिकारों की सुरक्षा जो है ना UNICEF के द्वारा किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल IPCC की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1988 ईस्वी में हुई थी, है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो दोस्त कि भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर किया कि नहीं किया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत ने नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके 70 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ये वही सब क्वेश्चन था जो बार बार रिपीटेड है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको इसका महासंग्राम वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। मैं आज शाम तक या तो सुबह तक इसको अपलोड कर दूंगा। इससे जुड़े अगर कोई समस्या होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।